हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है। और जो भी स्टूडेंट अपने CUT की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी नेट की, TGT PGT की, चाहे वो किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय अगर हिंदी साहित्य है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैंने जो है भक्ति काल को शुरू कर रखा है, जिसमें से मैंने जो है ज्ञानाश्री काव्य धारा, प्रेमाश्री काव्य धारा, कृष्णाश्री काव्य धारा और रामाश्री काव्य धारा, इनको मैंने पढ़ा दिया है। और अब मैं जो है भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य की जो रचनाएं हैं, प्रमुख कवि हैं, उनके विषय में पढ़ा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य। भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य कौन सा है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं और कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, तो इनके विषय में हम जान लेते हैं। भक्ति काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिनकी रचनाओं को पूर्वोक्त चारों, यानी कि कौन सी, प्रेमाश्री काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा, रामाश्री काव्य धारा और कृष्णाश्री काव्य धारा, इन काव्य धाराओं के अंतर्गत उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो वो जो रचनाएं हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, वो भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो उनके विषय में हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कवि हैं। सबसे पहले जो हमारे इसमें आते हैं वो आते हैं छीहल कवि। तो छीहल कवि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, छीहल बावनी, पंचसेहली की बात और पंथी गीत, ये जो है छीहल कवि की प्रमुख रचनाएं हैं। छीहल कवि ने अपनी रचनाओं में दोहा शैली का प्रयोग किया है और इनकी रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है वो कौन सी है, वो पिंगल शैली है। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि पिंगल शैली का इन्होंने प्रयोग किया है और दोहा शैली का इन्होंने अत्यधिक प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। उसके बाद जो अगले कवि आते हैं वो आती हैं, ये कवयत्री हैं और रत्नावली, ये जो तुलसीदास जी हैं उनकी पत्नी हैं। इनकी प्रमुख जो रचना है वो रत्नावली दोहा संग्रह है। और रत्नावली दोहा जो संग्रह है, इस रचना के अंतर्गत इनके द्वारा रचित 111 दोहों का जो संग्रह है वो इसमें किया गया है। किसमें, रत्नावली दोहा संग्रह के अंतर्गत। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं बीरबल। इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है, वो है कवित संग्रह, इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। तो इनके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था, उनका मूल नाम महेश भट्ट था। बीरबल की जो उपाधि है ये क्या थी, जो बीरबल जो इन्हें दिया गया था ये क्या थी, इनकी एक उपाधि थी जिसको किसने दिया था, सम्राट अकबर के द्वारा इसको प्रदान किया गया था। तो जो राजा अकबर थे उन्होंने क्या है, नगरकोट नामक एक जो गांव था उसकी जमींदारी किसको सौंपी थी, बीरबल को सौंपी थी, जिसके कारण अकबर इनको जो है राजा बीरबल कह करके पुकारते थे। हिंदी साहित्य में इन्होंने बरम उपनाम से क्या किया है, अपना लेखन कार्य किया है। इनके द्वारा रचित पदों की जो पांडुलिपियां हैं वो वर्तमान में कहाँ पर प्राप्त होती हैं, तो वो भरतपुर संग्रहालय में हमें प्राप्त होती हैं। अगले जो हमारे कवि आते हैं वो है गंग कवि। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है गंग पदावली, गंग कवित, गंग पंचीसी, गंग रत्नावली और चंद छंद वर्णन की महिमा, ये जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सभी। और जो चंद छंद वर्णन की महिमा है ये इनका गीति काव्य है। जो चंद गंग कवि थे उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, गंग कवि का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये सम्राट अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक हैं। और जनचरित्र के अनुसार इनके पदों पर प्रसन्न होकर के जो रहीम दास जी थे उन्होंने जो है 36 लाख रुपए जो इनको पुरस्कार के रूप में जो है प्रदान किए थे। और जनश्रुति के अनुसार ये भी माना जाता है कि जो नूरजहाँ थे उनके क्रोध का सामना इनको करना पड़ा था। जो नूरजहाँ थी उन्होंने इनको क्या था, हाथी से कुचलवाकर इनको मरवा दिया था। तो किसको मरवाया था, तो गंग कवि को मरवा दिया गया था। तो उसके बाद हमारे जो अगले कवि आते हैं वो आते हैं रहीमदास। रहीमदास जो हमारे अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा
नगर शोभा, मदनाष्टक, दोहावली, हेट कौतुक, जातकम, जो ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? रहीमदास जी की। अगर इनके विषय में अगर हम थोड़ा पढ़ें तो ये अकबर के नवरत्नों में शामिल किए जाते हैं। और जो अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, ये उनके पुत्र माने जाते हैं। 11 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने क्या था? लेखन कार्य शुरू कर दिया था। इनके जो अधिकतर पद है वो नीति शास्त्र से संबंधित पद माने जाते हैं। गंग कवि की तरह इनको भी नूरजहां का कोप भाजन पढ़ना पड़ा था। नूरजहां का क्रोध का सामना भी इनको करना पड़ा था। बरवे नाई का जो भेद रचना वो अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ जो है माना जाता है। तो ये थे रहीमदास के तथ्य जिनके विषय में हमने पढ़ा। अब उसके बाद हम अगले जो अगले कवि हैं वो है तानसेन। ये भी सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है संगीत सार, रागमाला, गणेश स्रोत, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अकबर जो थे उनके दरबारी संगीतज्ञ इनको माना जाता है। यानी कि जो तानसेन थे उन्होंने जो अष्टछापी कवि जो थे कौन? गोविंद स्वामी, उनसे क्या करी थी? संगीत की जो शिक्षा है वो ग्रहण करी थी। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तनु इनका वास्तविक नाम था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किस में व्यतीत किया? कृष्ण भक्ति में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है व्यतीत किया था। उसके बाद जो हमारे अगले कवि आते हैं वो आते हैं मनोहर कवि। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है सत प्रश्नोत्तरी। ये आमेर के कछवाहा वंश के सरदार माने जाते हैं। इनका जो उपनाम था वो तोसनी था और सम्राट अकबर ने इनको किसकी? राय की उपाधि प्रदान की थी। हमारे जो नेक्स्ट जो आते हैं कवि वो है मुबारक कवि। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो तिल शतक और अलग शतक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद बनारसी दास जो हैं अगले कवि हैं जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं बनारसी विलास, नाटक समयसार, मनोहर पद्धति, मोक्ष पक्षी, ध्रुव वंदना, भाषा सुक्ति मुक्तावली, अर्ध कथानक और नवरस पदावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और जो इनकी अर्ध कथानक जो रचना है वो जो है प्रथम क्या मानी जाती है? आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? अर्ध कथानक। और यह रचना ब्रज भाषा में एवं पद्यात्मक रूप में लिखी गई है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे जो अगले कवि हैं दुर्सा जी आढ़ा हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है विरुद्ध क्षेत्री, इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। और ये जो रचना है भक्ति काल में रचित सर्वश्रेष्ठ वीर काव्य की रचना मानी जाती है। इस रचना में इन्होंने महाराणा प्रताप की जो वीरता है उसका वर्णन इसमें किया है। अगले कवि जो है नयामत खान जान कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रसकोश, कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक, रसमंजरी और कायम खा रासो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये फतेहपुर शेरखावाटी शिखर से संबंधित प्रमुख भक्ति कालीन कवि माने जाते हैं। तो ये जो है हमारे प्रमुख ऐसे कवि थे जो भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनके विषय में हमने जाना और इनमें कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में भी जाना। तो आज का जो हमारा विषय है वो समाप्त होता है। आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, हिंदी नेट की, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उनका विषय हिंदी साहित्य है, तो वो इन वीडियो के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल पर नए आए हैं तो वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को दबा लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।